नमस्कार। आज का विषय है श्री गोविंद गुरु व जनजाति आंदोलन। राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्र यानी कि मेवाड़, कुशलगढ़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा और डूंगरपुर आदि क्षेत्रों में भील जाति का बाहुल्य रहा है। यह अत्यंत परंपरावादी जाति रही है और अपनी सामाजिक एवं आर्थिक स्तर को लेकर काफी सजग रही है। जब इनके परंपरागत अधिकारों का हनन करने की कोशिश की गई तो इसका इन्होंने जबरदस्त विरोध किया। भील प्राचीन काल से ही जंगल में, पहाड़ियों पर एक दूसरे से दूर झोंपड़ियां बनाकर रहा करते थे। उनकी जीवन सामान्यतः शिकार एवं जंगल से प्राप्त वस्तुओं पर आधारित था। कभी कभी वे चोरियां एवं डकैती भी कर लिया करते थे। 19वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में जब मेवाड़ सरकार ने अंग्रेजों के परामर्श पर भील क्षेत्र में प्रशासनिक परिवर्तन एवं सामाजिक सुधार कार्य किए तो इस नवीन व्यवस्था से भील पूर्ण रूप से असंतुष्ट हो गए। इस नवीन व्यवस्था ने भीलों के जीवन पद्धति में काफी परिवर्तन कर दिया। जो भील पहले स्वतंत्र रहा करते थे, अब वे ब्रिटिश सरकार, शासक, जागीरदार सभी के सीधे नियंत्रण में आ गए थे, जो उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था। उन्हें कृषि कार्य करने के लिए प्रेरित किया गया, लेकिन उनकी स्थिति कृषि दास की तरह हो गई थी, जिसे जागीरदार एवं शासक की इच्छा अनुसार कभी भी भूमि से बेदखल किया जा सकता था। इस दोषपूर्ण भूमि व्यवस्था ने लगान की दरें बहुत अधिक थी, जिसे ना चुकाने पर भीलों पर अमानवीय अत्याचार किए जाते थे। लगान चुकाने के लिए भीलों ने महाजनों से ऊंची दरों पर ऋण लिया और इस प्रकार भील महाजनों के चुंगल में फंस गए और उनके शोषण के शिकार हो गए। इस नवीन व्यवस्था के फलस्वरूप भीलों को अपने वन संबंधी अधिकारों से भी वंचित होना पड़ा। जिन वन उत्पादों को पहले आसानी से प्राप्त कर लिया करते थे, अब उसके लिए उन्हें कर देना पड़ता था। पहले महुआ वृक्षों पर भीलों का स्वामित्व था, इससे वे शराब बनाते थे, लेकिन अब इस पर भी नवीन व्यवस्था में प्रतिबंध लगा दिया गया था। जगह जगह चुंगी चौकियां स्थापित की गई और इन सब के फलस्वरूप उपभोक्ता वस्तुओं की कीमतों में बहुत ज्यादा वृद्धि हो गई। तंबाकू, अफीम, नमक आदि पर काफी अधिक मात्रा में कर लगाया गया। इन सब कारणों से भीलों की आर्थिक स्थिति अत्यंत शोचनीय हो गई और इसी कारण से नवीन व्यवस्था से भील असंतुष्ट थे और वह शासकों के विरुद्ध आंदोलन करने के लिए प्रेरित हुए। 19वीं शताब्दी में भीलों में अनेक सामाजिक कुरीतियां विद्यमान थी। 1881 में जब मेवाड़ सरकार ने कुछ सामाजिक सुधार किए, जैसे कि डायन हत्या पर प्रतिबंध आदि, तो इसे भीलों ने अपने सामाजिक एवं धार्मिक मान्यताओं पर अतिक्रमण समझा। भील चूंकि अशिक्षित रूढ़िवादी जाति थी, इस कारण से उन्हें अपने परंपरागत जीवन पद्धति से बहुत लगाव था। उसमें उन्हें कोई भी परिवर्तन तब तक स्वीकार्य नहीं था जब तक कि कोई स्वयं उनका सामाजिक नेता उन्हें ऐसा करने के लिए ना कहे, तब तक। और जब गोविंद गुरु जैसा सामाजिक सुधारक, जो उन्हीं में से एक थे, ने भील समाज में व्याप्त बुराइयों को दूर करने का प्रयास किया और भीलों
के नैतिक एवं भौतिक जीवन में सुधार लाने के लिए सामाजिक एवं धार्मिक शिक्षाओं को आधार बनाया, तो भीलों में इससे जागृति आई। गोविंद गुरु बंजारा जाति के थे। उनका जन्म 1858 में डूंगरपुर राज्य के बेतसा गांव में हुआ था। वे बूंदी कोटा अखाड़े के महंत राजगीर के शिष्य थे। बहुत अधिक शिक्षित तो नहीं थे, पर देश में होने वाली राजनीतिक गतिविधियों से वे पूर्णतः परिचित थे। स्वामी दयानंद सरस्वती से प्रेरणा लेकर उन्होंने युवावस्था में ही जनजातियों की सेवा करना शुरू कर दिया था। उन्होंने अपने गांव में धूनी और निशान की स्थापना की और आसपास के भीलों को धर्म एवं नीति संबंधी शिक्षा देना आरंभ कर दिया था। गोविंद गुरु ने भीलों को धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने के लिए कहा। उन्होंने बताया कि ईश्वर सृष्टि करता है, अतः उसकी आराधना करनी चाहिए। गोविंद गुरु ने भीलों को धूनी और निशान की पूजा करने के लिए भी कहा। गोविंद गुरु ने भीलों को भूत प्रेत, डायन से बचने के लिए भोपा आदि पर विश्वास न करने की भी सलाह दी। साथ ही भीलों को मांस मदिरा का सेवन न करने के लिए भी कहा। गोविंद गुरु की शिक्षा और कल्याणकारी कार्यों से भील समुदाय में गोविंद गुरु काफी लोकप्रिय हो गए। भीलों को संगठित करने के लिए 1905 में गोविंद गुरु ने सम सभा नामक एक संस्था की स्थापना की। सम राजस्थानी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ संयुक्तता, प्रेम और बंधुत्व है। सम सभा के माध्यम से गोविंद गुरु ने मेवाड़, डूंगरपुर, ईडर, गुजरात और मालवा के भीलों को संगठित किया। जहां उन्होंने एक और भील जाति में व्याप्त कुरीतियों एवं बुराइयों को दूर करने का प्रयास किया, वहीं दूसरी ओर भीलों को अपने आधारभूत अधिकारों के प्रति भी गोविंद गुरु ने जागृत किया। सम सभा के माध्यम से गोविंद गुरु ने भीलों को मादक द्रव्यों का परित्याग करने और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार कर स्वदेशी माल को अपनाने तथा प्राचीन स्थानीय उद्योग धंधों को प्रोत्साहित करने के लिए भी प्रेरित किया। भील क्षेत्रों में उन्होंने पंचायतों को पुनर्जीवित किया। पंचायतों के माध्यम से स्थानीय शासकों पर दबाव डाला गया कि वे शासन में सुधार करें। गोविंद गुरु के असाधारण प्रभाव से भीलों में एक नई चेतना आई और उनमें आत्मविश्वास जागृत हुआ। वे अपने मूलभूत अधिकारों के लिए आश्वस्त होने लगे और स्थानीय शासकों, जागीरदारों और राजाओं को बेगार देने का वो विरोध करने लगे। 1908 में गोविंद गुरु ने बेतसा गांव को छोड़ दिया और वे गुजरात प्रदेश के सूत और ईडर राज्य में चले गए। वहां पर भी उन्होंने भीलों को जागृत करने का कार्य किया और साथ ही भीलों को जागीरदारों द्वारा उन पर किए गए अत्याचारों और शोषण के विरुद्ध आवाज उठाने के लिए भी प्रेरित किया। मेवाड़ राज्य की दोषपूर्ण आबकारी नीति से भील वर्ग बहुत ही असंतुष्ट था। इस नीति के अनुसार शराब बनाने का अधिकार मात्र राज्य के पास ही रखा गया था। छोटी छोटी रियासतें जैसे सूत, ईडर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, कुशलगढ़ आदि, जहां भील आबादी बहुत अधिक थी, की आय का मुख्य स्रोत शराब की बिक्री थी। प्राचीन काल से ही भीलों को देशी शराब बनाने का अधिकार प्राप्त था। वे महुआ के फूलों से शराब तैयार करते थे। अब राज्य में निजी रूप से शराब बनाने पर प्रतिबंध लगा दिया था। इस कारण से भीलों में बहुत रोष उत्पन्न हो गया था और गोविंद गुरु द्वारा जो चलाया जा रहा था सुधार आंदोलन, उसके प्रभाव से भीलों ने अब शराब पीना छोड़ दिया था। इससे राज्य एवं शराब के ठेकेदारों को बहुत अधिक हानि उठानी पड़ रही थी और इस कारण से राज्य और ठेकेदारों ने भीलों को जबरन शराब पिलाने और उन्हें पुराने ढंग से रहने के लिए दबाव डालना शुरू कर दिया था। सुधारकों के साथ भी दुर्व्यवहार किया जा रहा था। धूनी और निशानों को भी नष्ट करने का भी अभियान चलाया जा रहा था। इस प्रकार की दमनकारी गतिविधियों से भील समुदाय में बहुत आक्रोश था। भीलों के लिए शराब का प्रश्न
एक विशेष मुद्दा बन चुका था। भील, भूमि लगान, जंगल की वस्तुओं से संबंधित नियम, बेगार आबकारी कानून आदि विषयों को लेकर भीलों को राज्य कर्मचारी और जागीरदार बहुत तंग किया करते थे, उनके साथ क्रूरता का व्यवहार करते थे। शासन अधिकारियों की इस दमनकारी गतिविधियों ने भीलों के मन में उनके प्रति बहुत अधिक घृणा पैदा कर दी थी तथा वे रियासती शासन के विरुद्ध राजनीतिक आंदोलन छोड़ने के लिए प्रेरित हो गए थे। और इस प्रकार गोविंद गुरु का जो सामाजिक एवं धार्मिक आंदोलन था, अब वह धीरे धीरे आर्थिक और राजनीतिक आंदोलन में परिणत होता चला गया था। 1911 के आरंभ में गोविंद गुरु पुनः डूंगरपुर राज्य में अपनी जन्मस्थली बेसा गांव में लौट आए थे और वहां पर फिर उन्होंने अपनी धुनी स्थापित की। अब उन्होंने न केवल अपने धर्म संबंधी विचारों का ही प्रचार किया, बल्कि भीलों को सामंती एवं औपनिवेशिक शोषण एवं बंधनों से मुक्त करवाने का भी उन्होंने आह्वान किया था। और सभी भील प्रधान गांवों में उन्होंने धुनियां स्थापित की और उनकी सुरक्षा के लिए कोतवालों की भी नियुक्ति की। ये कोतवाल अपने क्षेत्र के सरसरवा होते थे और वे भीलों के आपसी झगड़ों को भी निपटाते थे। गांवों में भील पंचायतों की भी व्यवस्था की गई। गोविंद गुरु के द्वारा इस प्रकार के जो सुधार आंदोलन चलाया जा रहा था और इस प्रकार के जो कार्य किए जा रहे थे, उससे अंग्रेजों और शासक वर्ग में ये बात घर कर गई थी कि भील राज्य की स्थापना करना चाहते हैं। और इस कारण 1913 अप्रैल में गोविंद गुरु को डूंगरपुर राज्य पुलिस ने गिरफ्तार कर दिया और लेकिन कुछ समय बाद उनको रिहा कर दिया। और इसके बाद गोविंद गुरु ईडर से मानगढ़ की पहाड़ी की ओर पलायन कर गए। मानगढ़ की पहाड़ी बांसवाड़ा और सूत राज्य की सीमा पर घने वनों के बीच स्थित है और सुरक्षा की दृष्टि से इसका काफी महत्व था। अक्टूबर 1913 में गोविंद गुरु मानगढ़ की पहाड़ी पर पहुंचे थे। उन्होंने भीलों को भी मानगढ़ में एकत्रित करने के लिए चारों ओर से संदेश भिजवाया था। भील अपने साथ काफी मात्रा में वहां रसद एवं शस्त्र लेकर पहुंचे थे। 30 अक्टूबर 1913 को सूत के पुलिस थानेदार ने 2 सिपाहियों को मानगढ़ पहाड़ी पर स्थिति का जायजा लेने के लिए भेजा था। इन सिपाहियों को भीलों ने पकड़ लिया। एक सिपाही को तो मौत के घाट उतार दिया गया और दूसरे सिपाही को पीटा गया और कैद कर लिया गया। 1 नवंबर 1913 को भील शस्त्राधारियों ने सूत किले पर भी आक्रमण कर दिया था। एजीजी को सूचित किया गया कि गोविंद गुरु के नेतृत्व में भील राज्य की स्थापना करने जा रहे हैं और सूत, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और ईडर राज्य के जो शासक थे, उन्होंने एजीजी से भी प्रार्थना की कि वे गोविंद गुरु को गिरफ्तार कर लें और भीलों को हिंसक कार्रवाई करने से रोकें और उनके संगठन को समाप्त कर दें। 6 से लेकर 10 नवंबर 1913 के मध्य ब्रिटिश सरकार ने मानगढ़ पर अधिकार करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों से सेनाएं भेजी, जिसमें 2 कंपनियां मेवाड़ भील कोर की, एक कंपनी राजपुर रेजिमेंट, एक कंपनी 104 वेलीजली राइफल्स और एक कंपनी जाट रेजिमेंट की थी। ये फौजें मानगढ़ पहुंच गई और इन्होंने चारों तरफ से मानगढ़ पहाड़ी को घेर लिया और चारों तरफ से भीलों पर अंधाधुंध गोलियां चलाई गई और इस मानगढ़ गोलीकांड में सैकड़ों, लगभग 1500 व्यक्ति हताहत हुए। गोविंद गुरु और उनकी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें अहमदाबाद भेज दिया गया। समसभा को अवैध घोषित कर दिया गया और इस प्रकार शक्ति के बल पर भीलों के आंदोलन को कुचल दिया गया। गोविंद गुरु पर मुकदमा चलाया गया और उन्हें शुरुआत में मौत की सजा दी गई, जो बाद में 20 वर्ष कर दी गई सजा की अवधि, जिसे बाद में घटाकर फिर 10 वर्ष कर दिया गया। किंतु 1930 में गोविंद गुरु की सजा की अवधि से पूर्व ही उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया और गोविंद गुरु ने अपना शेष जीवन गुजरात के कंबोई नामक स्थान पर बिताया।
गोविंद गुरु के नेतृत्व में इस प्रकार भील आंदोलन को सफलता तो नहीं मिली, परंतु इसके महत्व को नकारा नहीं जा सकता। इसके दूरगामी परिणाम अवश्य निकले। इस आंदोलन ने भीलों में जागृति का संचार किया और वे अपने अधिकारों के प्रति सजग हो गए। उनमें शोषण और दमन के विरुद्ध भी संघर्ष करने का साहस आया और इस आंदोलन ने भीलों के अतिरिक्त अन्य जातियों को में भी चेतना उत्पन्न की। इस आंदोलन से राजस्थान के अन्य किसान आंदोलन भी प्रभावित हुए और ब्रिटिश सरकार तथा देशी राज्यों ने कुछ अंशों तक भीलों की स्थिति को सुधारने का प्रयास किया। उनसे लिए जाने वाले भूमि कर, लाल बाग तथा बेगारों में कुछ छूट दी गई। प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारियों को भी सलाह दी कि वह भीलों के साथ अच्छा व्यवहार करें। धन्यवाद।